तो हेलो मेरे क्लास 10th वाले योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 10 साइंस की तैयारी। तो स्टूडेंट फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 साइंस का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान के 6 जो सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको 10th साइंस के पूरे बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने बता दिए, लेकिन अब उसको पढ़ाने का काम भी हमारा है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th साइंस के जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, उसकी एक सीरीज, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न का क्लास मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो आज मैं आपको 6 ऐसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं, और 2026 बोर्ड एग्जाम में भी देख लेना ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये 6 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, बाकी ऐसे ही हम क्लासेज आपकी लाते रहेंगे। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी फैमिली थोड़ी और बड़ी हो भाई, तभी तो मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, ये हमारे केमिस्ट्री से है। आपके साइंस में भी ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों है। तो आज हम केमिस्ट्री के लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं विथ आंसर। तो ध्यान से समझना, फिर हम फिजिक्स का पढ़ेंगे, बायोलॉजी का पढ़ेंगे, सबका पढ़ेंगे। जब तक है हम टेंशन है कम। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊष्माक्षेपी जिसको हम दहन भी बोलते हैं एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण द्वारा समझाइए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, इसको उदाहरण के साथ आपको समझाना है। अब नाम में ही इसका आंसर छिपा है। ऊष्माक्षेपी का मतलब, दहन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज जलेगी उसका दहन होगा तो ऊष्मा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अरे बिल्कुल निकलेगी भैया। तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब होता है शोषण करना, और इस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है। इसमें अगर आपको रिएक्शन कराना है ना, तो ऊष्मा देना पड़ेगा, वो ऊष्मा को अवशोषित करेगा। बस इतना सा डिफरेंस है। चलो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसको हम दहन भी बोलते हैं। देखो ध्यान से समझो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद क्या होता है, देखो जब कोई रिएक्शन होता है ना, तो वहां पे प्रोडक्ट भी आपका बनता है। जैसे मान लीजिए अभिकारक आपका है, ए और बी आपका अभिकारक है, तो जब इनका रिएक्शन होगा ना, तो आपका ए बी आपका उत्पाद बनेगा। तो ये अभिकारक होगा, ये उत्पाद होता है। ठीक है, तो अभी मैं आगे समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम बोलते हैं। उदाहरण देख लो भैया, एग्जाम्पल समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों ध्यान से समझना, कॉपी पेन लेकर बैठना। सैयारा मूवी देखने नहीं बैठे हो आप, पढ़ने बैठे हो, तो आपका शस्त्र यही है भाई, पेन कॉपी। तो प्राकृतिक गैस का दहन, जब हम प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं ना, तो वहां पे हमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखने को मिलती है। अब प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, जैसे मेथेन आपका हो गया। ठीक है, तो यहां पे हम रिएक्शन को समझेंगे। देखो ये आपका हो गया मेथेन, क्या हो गया, मेथेन। और मेथेन आपको पता ही है गैस फॉर्मेट में होती है। ठीक है, इसका हम दहन कराएंगे। दहन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वो ऑक्सीजन होता है। तो हम इसका रिएक्शन करा देंगे बच्चा पार्टी ऑक्सीजन से। ठीक है, ये भी गैस है। ठीक है, हो गया। अब देखो गिब्स आउट लगा देंगे यहां पे। अब हमारा बनेगा क्या, बहुत ध्यान से समझना रिएक्शन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे बनेगा हमारा CO2, जो कि ये भी गैस है। ठीक है, और प्लस हमारा बनेगा H2O, H2O बनेगा, और प्लस हमारी ऊष्मा यहां पे निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो ऊष्मा निकलती है ना, उसको हम प्लस
उष्मा करके लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक प्राकृतिक गैस ले लिया मेथेन, मेथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया। दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना गैस और जल वाष्प बना। देखो यहां पे जो जल है ना ये भी गैस फॉर्मेट में होगा, यहां पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, ये जो जल है ना ये भी गैस में ही होगा और प्लस आपकी ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा यहां पे निकलेगी। अब एक चीज बताओ, ध्यान से समझो, यहां पे पहले देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। इधर कार्बन कितने हैं, सिर्फ एक है, इधर भी कार्बन एक है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है और इधर 2 ही है। ठीक है, तो हम आगे क्या करेंगे, इसके 2 लगा देंगे। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 का 2 से गुणा होगा 4 हो गया। हाँ हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर भी देखिए 2 ऑक्सीजन है। रिएक्शन अब आपका बैलेंस हो चुका है। तो यहां पे क्या हुआ, जब ये रिएक्शन हुआ बच्चों ना, तो यहां पे आपकी ऊष्मा भी यहां पे निकली है, तो ये होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि जब हम प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं तो यहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जलवाष्प निकलता है, तो और साथ में ऊष्मा भी निकलती है। तो यहां पे ऊष्मा निकल रही है तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ये आपका है बच्चों मेथेन, जो कि प्राकृतिक गैस है। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है वाष्प। देखो ये जल द्रव अवस्था में नहीं है, ये वाष्प अवस्था गैस अवस्था में है, तो ये वाष्प है। ठीक है, और प्लस आपकी ऊष्मा निकल गई है। तो यहां पे क्या हो रहा है, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, देखो यहां पे उत्पाद हमारा मिला और इसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हुई, तो इस अपक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नोट करोगे इसको, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े। चलो अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला हमारा रिएक्शन है बच्चों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे ऊष्माक्षेपी था ना, ऐसे अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है ये भी जान लो। चलो भैया ये भी सिंपल है। देखो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती नहीं है, ऊष्मा अवशोषित होती है, वो हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं N2 नाइट्रोजन गैस प्लस O2, ठीक है, प्लस O2। जब इनका रिएक्शन कराएंगे बच्चा पार्टी ना, तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा NO। क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा NO, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, देखो नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, यहां पे 1 1 है, तो इसके आगे 2 लिख दो। अब दोनों हो गए आपके, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। जब हम नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ऊष्मा का अवशोषण भी होता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो ऊष्मा है ना, इसमें जो ऊष्मा है वो अवशोषित होता है, क्योंकि N2 जो है ना, नाइट्रोजन जो है बहुत ठंडी होती है। अगर इसका दहन हमें कराना है तो ऊष्मा देना पड़ेगा, तो यहां पे ऊष्मा जो है ना, ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो यहां पे हम इस चिन्ह को लगाकर ऊष्मा लिख देते हैं। और ये जब रिएक्शन होगा ना, तो लगभग ये 45 किलो कैलोरी, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है जब ये रिएक्शन होता है। तो भैया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, लेकिन जब ये रिएक्शन होता है ना, तो इसमें ऊष्मा दिया जाता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। कितनी ऊष्मा, लगभग 45 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण होता है, तब नाइट्रिक अम्ल जाकर बनता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में हम ऊष्मा को प्लस करके लिखते हैं, यहां पे ऐसे करके हम लोग ऊष्मा लिख देंगे जितनी ऊष्मा होगी। ठीक है, तो ये आपका बच्चा पार्टी है नाइट्रोजन, ये क्या है, नाइट्रोजन है, और ये साइड वाले भैया जो हैं ये ऑक्सीजन है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड,
नाइट्रिक ऑक्साइड ये हमारा है। बस हो गया बच्चों। क्या था इसमें? कुछ नहीं। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? ऊष्मा निकलती है उत्पाद के साथ साथ। ऊष्माशोषी में क्या होता है? इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, तब रिएक्शन होता है। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। इसको भी फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत इजी है भाई, मैं अपनी तरफ से बहुत इजी वे में बता रहा हूं, बाकी आप लोग जानिए। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही है, यानी कि हमारे केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, ये भी उसी का। देखो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? मतलब जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं ना, तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है? आखिर रीजन क्या है? तो देखो, ध्यान से समझना कारण, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अभिक्रिया का समीकरण देख लीजिए, मतलब लोहा जो है ना, ये कॉपर की अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए ये कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। जैसे देखो, अब इसका रिएक्शन समझ लो। जैसे देखो, हम ले लेते हैं Fe, यानी कि हमने लोहा ले लिया। देखो ये सॉलिड होता है तो ये Fe हो गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे? ये लोहे की कील है समझ लो, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे, यानी कि CuSO4 के विलयन में डुबोएंगे। ये एक्वा पोजीशन में होगा, मतलब एक्वा, ठीक है, विलयन टाइप का। तो क्या होगा? अब देखो, इनको मैंने डुबो दिया है, ठीक है, मैंने इनको कॉपर सल्फेट के लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। तो देखिए बनेगा क्या? देखो, एक आपका बन जाएगा Fe, देखो Fe यहां से और SO4 यहां से ले लेंगे। FeSO4 आपका एक बन गया, ठीक है, जो कि होगा एक्वा पोजीशन में, एक्वा, ठीक है, और प्लस इस कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को ये विस्थापित कर देगा, मतलब आपका कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में होगा। तो यही रिएक्शन होता है, मतलब जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो क्या होता है? कॉपर सल्फेट विलयन में से, देखो, कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। देखो कॉपर अलग विस्थापित हो गया और Fe जो है SO4 के साथ मिलकर ये आपका FeSO4 बन गया, मतलब आयरन सल्फेट बन गया, ठीक है। अभिक्रिया के फलस्वरूप विस्थापित कॉपर जो है, ये जो कॉपर है ये लोहे की कील पर जम जाता है। जब ये रिएक्शन होता है ना, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डुबोते हैं तो अभिक्रिया के बाद कॉपर जो है, ये कॉपर जो है ना लोहे की कील पर जम जाता है, ये लोहे की कील पर जम जाता है तथा आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका रंग कॉपर सल्फेट के विलयन से हल्का होता है और इसीलिए रंग बदल जाता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये तो आपका आयरन है ही, ये आपका है आयरन, ये है बच्चों कॉपर सल्फेट। अभी मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये कॉपर सल्फेट है, ये आपका है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, और ये है भैया कॉपर, कॉपर, ठीक है। तो चलो फिर से एक बार समझाता हूं। देखो, लोहा जो है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो देखो, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए ये कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। देखो, हमने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो देखो यहां पे आयरन सल्फेट बन गया और ये कॉपर अलग विस्थापित हो गया, ठीक है, लोहा जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब अभिक्रिया के बाद विस्थापित जो कॉपर है, ये जो कॉपर है ना, ये लोहे की कील पर जम जाता है तथा आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। देखो आयरन सल्फेट का विलयन मिला और इसी कारण से जिसका रंग कॉपर सल्फेट के विलयन से हल्का होता है, आयरन सल्फेट विलयन का रंग जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से हल्का होगा, मतलब रंग बदल गया। तो ये पूरा रीजन आप लोग पढ़ लो भैया, इसको नोट कर लो खटाखट, ठीक है, हो गया। अब इसको मैं हटाता हूं, दूसरा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अरे आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं भाई, हलवा है बिल्कुल। चलो भैया तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, तीसरा वाला जो क्वेश्चन हमारा है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री का। देखो ध्यान से, क्वेश्चन याद होगा शायद आपको, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए भैया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखो
वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का अपचयन होगा, तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, या इसी को हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, उदाहरण देखो, समझ में आ जाएगा। हमने ले लिया है CuO, ये है बच्चों क्यूपरिक ऑक्साइड, इसका हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देंगे। CuO का हाइड्रोजन के साथ हो गया रिएक्शन। अब देखो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। ये आपका बन जाएगा Cu और प्लस आपका बन जाएगा H2O। अब देखो क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना। हमने क्या किया है, थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना। हमने क्यूपरिक ऑक्साइड को लिया, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया, तो यहां पे कॉपर बना और जल बन गया। अब देखो कॉपर से जो है यहां पे अभिकारक ये आपका होता है, उत्पाद ये होता है। तो यहां पे अगर देखा जाए ना, तो ये जो क्यूपरिक ऑक्साइड है ना, इससे आपका बना है कॉपर। तो यहां पे क्या हुआ है, जल्दी बताओ। यहां पे हुआ है अपचयन, यहां पे हुआ है बच्चा पार्टी अपचयन। अपचयन क्या होता है, अपचयन जो है यहां पे देखो ऑक्सीजन की कमी हुई है, ऑक्सीजन की कमी। देखो आपका CuO था, CuO से आपका बन गया डायरेक्ट Cu, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो यहां पे हो रहा है अपचयन। देखो क्यूपरिक ऑक्साइड से आपका कॉपर बन गया, मतलब वो ऑक्सीजन हट गया, ठीक है, वो ऑक्सीजन हट गया। तो यहां पे ऑक्सीजन की कमी जब होगी ना, तो उसको अपचयन बोलते हैं, यानी कि क्यूपरिक ऑक्साइड का अपचयन हो गया, ठीक है। और यहां पे जो H2 है, देखो हाइड्रोजन आपका था, ध्यान से समझना, ये आपका था हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से बन गया है जल, तो यहां पे हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा यहां पे, ये होगा बच्चा ऑक्सीकरण, इसको बोलेंगे, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई है, ये होगा ऑक्सीकरण, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई है, क्या प्राप्ति, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां पे CuO का हो रहा है अपचयन, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन हट गया तो ऑक्सीजन की कमी हुई, तो यह अपचयन होगा। और हाइड्रोजन में यहां पे O जुड़ गया, यानी कि जल बन गया, तो यहां पे ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई है। तो ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो अपचयन होगा। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, तो वही कहा गया वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमारा क्यूपरिक ऑक्साइड, यहां पे नाम लिख दूं कि आप लोग लिख लोगे, अरे मैं ही लिख देता हूं भाई, ये है क्यूपरिक ऑक्साइड, क्यूपरिक ऑक्साइड क्या है, क्यूपरिक ऑक्साइड है आपका। और इधर आप लोग लिख दीजिएगा ये कॉपर है, ये जल है, ये हाइड्रोजन है। तो समझ में आया, यहां पे आपका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है, तो ये आपका होगा, मतलब यहां पे अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो रहा है, तो ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। चलो नोट कर लो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, सर्फ एक्सेल इजी वाफ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन भैया ऐसे ही पूछा जाता है, संचारण क्या होती है, संचारण के दो उदाहरण दीजिए। भैया संचारण क्या होता है, तो मैं आपको दो टॉपिक यहां पे बताऊंगा, एक संचारण, दूसरा है विकृत गंधिता। ये दोनों मैं आपको बताऊंगा क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो बच्चों संचारण क्या होती है, पहले इसको समझ लो। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। मतलब जैसे लोहा आप कहीं रख दोगे ना, अगर वो जल वल के संपर्क में आता है, अम्ल के संपर्क में आता है, तो वो उस पर जंग लग जाता है, वही तो संचारण है, ठीक है।
चांदी के ऊपर काली परत, ठीक है, वह तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के प्रमुख उदाहरण है। ये दोनों उदाहरण आपके हो गए संचारण के। तो अगर आपसे कहा जाता है बच्चों संचारण क्या होता है, तो लिख दो, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तभी ये संचारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संचारण के प्रमुख उदाहरण है। बस हो गया। बी वाला देख लो, विकृत गंधिता। वैसे यहां पे पूछा नहीं गया लेकिन मैं बता देता हूं। देखो, जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। अचार व मुरब्बे का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना विकृत गंधिता का प्रमुख उदाहरण है। अरे भैया, अचार और मुरब्बा जो है अगर आप खुले में रख देते हैं ना, वो खराब हो जाता है, यही विकृत गंधिता है। मतलब जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। जैसे अचार जो होता है ना, उसमें तेल डाला जाता है कि नहीं डाला जाता? बिल्कुल डाला जाता है, ठीक है। तो वही जब उनको रख देंगे तो ऑक्सीकरण हो जाता है और उनमें अलग से गंध आने लगती है, स्वाद भी खराब हो जाता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, अचार व मुरब्बे का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना विकृत गंधिता का प्रमुख उदाहरण है। बस हो गया बच्चा पार्टी, ये भी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा ना, वो हमारे चैप्टर 2 से होगा। चलो क्वेश्चन देखो क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? मतलब जहां पे नमी उमी ना हो, नहीं तो वो क्या करेगा, एक कठोर पदार्थ बना लेता है। चलो मैं बताता हूं, ठीक है। देखो रीजन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि ये आर्द्रता, जिसको हम नमी भी कहते हैं, ठीक है, जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। अभिक्रिया का समीकरण निम्न है। मतलब जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखते हैं ना, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आर्द्रता, नमी, जल के संपर्क में आकर बहुत तीव्रता से जिप्सम में बदल जाता है और जिप्सम एक बहुत ही कठोर पदार्थ है, इसलिए इसको हम आर्द्र रोधी बर्तन में रखते हैं। जैसे देखो भैया, हमारा जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अगर ये जल के संपर्क में मान लीजिए आ जाता है गलती से, तो हम जैसे मान लीजिए 1/2 H2O, मान लीजिए डेढ़ मॉलिक्यूल आपका जल का है, उसके साथ मान लीजिए रिएक्शन हो गया, तो आपका क्या बन जाता है, आपका ये बन जाएगा एक कठोर पदार्थ CaSO4 इंटू 2H2O, यही होता है जिप्सम, जो कि काफी कठोर पदार्थ होता है। ये बच्चों है जिप्सम, ठीक है। तो जब हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर मान लीजिए ये नमी या जल के संपर्क में आ जाता है H2O के संपर्क में, तो ये जिप्सम बना लेता है, जो कि बहुत कठोर पदार्थ होता है। इसको लिख देना प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर जल से हो गया भैया, तो ये क्या बना लेगा, ये एक कठोर पदार्थ जिप्सम बना लेगा और आपका जो है काफी कठोर पदार्थ बन जाएगा। इसीलिए हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखते हैं ताकि वो जल और नमी से दूर रहे, ठीक है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर ये जल के संपर्क में आ गया, देखो ये आधा जल है, आधा मॉलिक्यूल है, ये 1.5 है, दोनों मिलाकर आधा और 1.5 कितना हो जाएगा, 2H2O, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जिप्सम, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो इसीलिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखते हैं ताकि वो जल के संपर्क में ना आए, क्योंकि जल के संपर्क में आ गया तो वो कठोर पदार्थ जिप्सम बना लेता है। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, तुरंत स्क्रीनशॉट लो, इसमें नहीं कुछ। चलो लास्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे अपने इस सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, आपके 10th केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो क्या होता है
जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे देखो फर्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा, इसको गर्म किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक खाने का सोडा है, जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? आपका रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट बताना है भैया। अभी मैं बताऊंगा, केवल रासायनिक समीकरण लिखना। दूसरा, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? तीसरा, विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु HCl यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या होगा? चलो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने के सोडे को गर्म करते हैं? तो आंसर देखो, सोडियम कार्बोनेट बनता है। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं ना तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे देखो हम ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम डिनोट करते हैं NaHCO3 से, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे भैया गर्म। क्या करेंगे? इसको हम कर देंगे गर्म, तो हमारा बनेगा यहां पे Na2CO3, ये आपका बन जाएगा। देखो सोडियम कार्बोनेट इसको हम लोग बोलते हैं, प्लस H2O बन जाएगा, H2O, और प्लस आपका बन जाएगा CO2। अब आप कहेंगे सर जी रिएक्शन बैलेंस नहीं लग रहा, यहां पे सोडियम 1 है, इधर 2 हो गया, तो अब क्या करें सर जी बताइए? तो इसके आगे भी 2 कर दो, और क्या कर सकते हो, रिएक्शन बैलेंस होगा। अब देखो नाइट्रोजन कितना है? 2 है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन कितना है? यहां पे 2 है, इधर कितना है? इधर भी 2 है। अरे भैया एकदम सही है। उसके बाद में कार्बन 2 है, इधर भी कार्बन 1 है और एक 2 है। अरे बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन 3 का 2 से गुणा होगा, 6 है। इधर ऑक्सीजन कितना है भैया? 3, 2, 5, 1, 6 है। अरे रिएक्शन बैलेंस हो गया। खुशियां मनाओ, नाचो गाओ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ऐसो लिख देना, ठीक है। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये है बेटा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड है, ठीक है। और ये आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे रिएक्शन लिख देना और जो जो नाम है उसको लिख देना, बाकी कुछ खास नहीं लिखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है बच्चा पार्टी। तो यही आपका हो जाएगा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जल साथ में रहेगा। तो ये रिएक्शन आपका हो गया। स्क्रीनशॉट लो, ज्यादा कुछ मत करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और नोट कर लिया करो, बाकी का काम हम पे छोड़ दो, टेंशन फ्री रहो। चल बेटा आगे। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तब क्या बनेगा भैया? तो देखो गर्म करने पर ये अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में विच्छेदित हो जाता है। मतलब जब हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे ना, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, ठीक है। इसको हम गर्म करते हैं, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो कुछ ऐसे साइन लगाएंगे, ठीक है, और इसको कर देंगे ऊपर गर्म। तो हमारा क्या बन जाएगा? बहुत ध्यान से समझो। यहां पे बन जाएगा अमोनिया NH3 और बन जाएगा HCl। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं? नाइट्रोजन 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन 4 है, इधर भी 3, 1, 4 है, क्लोरीन 1 है, 1 है, बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। तो जब हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये मैंने चिन्ह इसलिए लगाया है ना क्योंकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आप बाद में अमोनिया और HCl को भी गर्म करके NH4Cl बना सकते हैं, बस हो गया। तो ये है बच्चों अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और इनका नाम है भैया अमोनिया। ये अमोनिया सर जी है हमारे, आपने पढ़ा होगा अमोनिया। और बगल में हमारे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। हाइड्रोजन, नोट करते रहो, मैं लिख रहा हूं आप लोग नोट करो फटाफट। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गए बच्चे आपके अमोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। चलो नोट करो, तुरंत नोट करो।
चलो अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। तीसरा वाला देख लो बच्चों। तीसरा वाला हमारा है कि क्या होता है जब विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो क्लोरीन गैस निकलती है। देखो हम ले लेंगे क्या, विरंजक चूर्ण CaOCl2, इसकी अभिक्रिया करा देंगे H2SO4 से। किससे? हाँ, H2SO4, तनु H2SO4 रहेगा। ठीक है, तो आपका ये रिएक्शन हो गया भाई, ये देखो रिएक्शन हो गया। तो आपका बनेगा क्या, बहुत ध्यान से समझना, आपका बनेगा कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4। ठीक है, ये बनेगा, जल H2O बनेगा और आपका क्लोरीन गैस निकलेगा Cl2। देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, सल्फेट आपका ये सल्फेट हो गया, ऑक्सीजन कितना है, एक है, हाइड्रोजन दो है, वो भी हो गया, क्लोरीन Cl2 है, वो भी हो गया। बस हो गया भैया, यही तो है, ये है विरंजक चूर्ण। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, आप देख लेना, अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। विरंजक चूर्ण और इसको गर्म किया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल लिख देना, तो हमारा ये कैल्शियम सल्फेट बन गया। नाम लिख दो, लिख दूं मैं यार, क्या प्रॉब्लम है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और इसके साथ में जल और ये क्लोरीन गैस निकली। क्लोरीन जो है हमारा मुख्य उत्पाद है। ठीक है, तो जब हम विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, जल और क्लोरीन गैस मेनली आपकी निकलती है। चलो नोट करो बच्चे आप पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देख लो। क्या होता है जब, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखो हम सोडियम ऑक्साइड का एग्जांपल लिखेंगे Na2O, इसको हम जल में घोलेंगे यानी कि H2O के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा। देखो रिएक्शन हो गया, ठीक है, रिएक्शन हो गया हमारा, तो हमारा बनेगा क्या, बहुत ध्यान से समझो। Na आपका 2 है तो 2NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो NaOH बनता, लेकिन 2 नाइट्रोजन है, 2 सोडियम है तो 2 कर दिया, O आपका 2 हो गया, H भी 2 हो गया, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो ये आपका बन गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम लिख दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चा पार्टी, ये हमारा बन गया और ये है सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, इसको सोडियम ऑक्साइड को हमने जल के साथ घोला तो भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। बस रिएक्शन आप लोग बैलेंस है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आपके जो ये 5-6 क्वेश्चन समझ में आगे बढ़े तो बच्चों आपके जो 6 सबसे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो फाइनली आज मैंने बता दिए। ये केमिस्ट्री का था। अगर आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया तो मैं फिजिक्स, बायोलॉजी सबका लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।